नमस्कार मित्रों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। पुष्पा सीरीज के अंतर्गत यूपी जीके की यह दूसरी क्लास है जिसमें बेहतरीन प्रश्नों का संकलन किया गया है। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो आपको बताना है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किसका हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखते हैं तो आपको यहीं आसपास में आपको चंबल अभयारण्य मिलता है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश ये हिस्सा है। हरियाणा का दूर दूर से संबंध नहीं है, यानी पहले का आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। तो अगर आपने पहले का चौथा ऑप्शन चुना है तो आपने बिल्कुल सही चुना हुआ है। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ वन्य जीव विहार के बारे में। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई। अब उत्तर प्रदेश के कुछ वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो चंदौली में स्थित है, जिसकी लंबाई 78 वर्ग किलोमीटर है और यह प्रदेश का पहला वन्य जीव अभयारण्य है। यानी 1956 में आया और 1957 में आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य खोला गया। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, थोड़ा अलग दिखेगा आपको, कि जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है इसमें राजधारी व देवधारी नामक झरना स्थित है। ठीक है, चलिए किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य बहराइच में, इसके बीच से गिरवा नदी होकर बहती है, इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य बांदा और चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य जो 5 वर्ग किलोमीटर का है, ललितपुर में है। याद रखिएगा, यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। ये आपके क्वेश्चन से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में है, तो आगरा, इटावा और औरैया में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य आपका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में मिलेगा, जो काले हिरण के लिए फेमस है। चलिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में है। लगभग 2080 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है और उत्तर प्रदेश के 6 जिलों का नाम क्या क्या है, तो गाजियाबाद, मुरादाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और फिर बिजनौर। सुहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य आपको महाराजगंज में मिलेगा। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य गोंडा, बलरामपुर और बस्ती की सीमा पे है। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य आपको मिलेगा वाराणसी में। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, पूछा है कि मेजर ध्यानचंद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, रायबरेली, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर आगरा। तो मेजर ध्यानचंद का संबंध याद रखिएगा, इनका जो जन्म है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जो हुआ था वो झांसी में हुआ था। और पूछा किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में आपको लगाना है इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, जिस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये इनका निवास स्थल है, यानी जन्म झांसी में हुआ था और मेजर ध्यानचंद जी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में रहते थे, ये इनका निवास स्थल है। रायबरेली में तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बहुत ही फेमस कवि हैं जिनका जन्म हुआ था रायबरेली में। लखनऊ में तो अजीजन बेगम है और आगरा में जन्म हुआ था, याद रखिएगा आप, अबुल फजल जी का। अगर पूछ ले जन्म कहाँ हुआ तो आगरा। अबुल फजल जो अकबर के दरबारी थे, इन्होंने महत्वपूर्ण 2 पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम आपको एक मिलेगा अकबरनामा, जिसे कहा जाता है अकबरनामा, और दूसरे पुस्तक का नाम हो जाएगा आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। ठीक है, ये दोनों पुस्तक आइन ए अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल के हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ है, तो आगरा में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म की अनुयायी है। थारू जनजाति जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, बुक्सा, बिजनौर के आसपास। खरवार जनजाति सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। और माहीगीर जनजाति। तो इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाली जाति का नाम बताना है। तो याद रखिएगा, जो माहीगीर जनजाति है ये इस्लाम धर्म को मानती है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ जनजातियों के बारे में। थारू जनजाति, यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है और यह जनजाति किरात वंश, जिसे क्षत्रिय वंश कहा जाता है, जिससे संबंध रखती है।
बोक्सा, जिसे बुक्सा या भोक्सा जनजाति भी कहा जाता है, यह प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है और यह मध्य प्रदेश के धार नगरी से आई हुई मानी जाती है। खैरवार जनजाति, जिसे खरवार जनजाति भी कहा जाता है, यह प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में निवास करती है। गोंड जनजाति, यह महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया आदि क्षेत्रों में निवास करती है। ये भी लगभग तराई क्षेत्रों में ही पाई जाती है। सोनभद्र में पाई जाने वाली जनजाति, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, जिसमें भुइयाँ, भुनिया, अगरिया, पनकी, पहरिया, पठारी और चेरो। यहाँ से दो चीज़ याद रखिएगा, एक अगरिया जनजाति और दूसरा पहरिया जनजाति। अभी इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा, आगे देखिएगा ध्यान से। चलिए, जैसे ऊपर बताया गया है कि सोनभद्र में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, बागपत में न्यूनतम जनजाति पाई जाती है। 2011 के जनगणना के अनुसार बागपत में मात्र 13 लोग जनजाति से संबंधित थे। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के दो ऐसे ज़िले हैं जिसका नाम है अयोध्या और जालौन, एक भी जनजाति वहाँ नहीं पाई जाती है। और सहरिया जनजाति जो है वो ललितपुर में पाई जाती है। बात याद रखने वाली यहाँ पे क्या है, जो अगरिया और पहरिया है ये सोनभद्र में, और सहरिया कई बार पूछ लिया है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये हो जाएगा आपका ललितपुर में। माहीगीर जनजाति आगरा और बिजनौर के आसपास में पाई जाती है। यह जनजाति मुस्लिम धर्म को मानने वाली जनजाति है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला और देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर बिजली घर बनाया गया है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला और देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर बनाया गया है। सोनभद्र में, या फिर गोरखपुर, या लखनऊ, या फिर झांसी। याद रखिएगा, जो सोनभद्र है, सोनभद्र में बनाया जा रहा है। सोनभद्र में एक नदी है जिसे हम कहते हैं रिहंद नदी, और रिहंद नदी पे ही एक बांध है, रिहंद बांध। अगर पूछा किस बांध पे बनाया गया है तो रिहंद बांध, और रिहंद नदी पे नाम हो जाएगा जिले का सोनभद्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में किस पहाड़ी को डुडवा नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अब कुछ गोरखपुर के आसपास के अगर विद्यार्थी होंगे तो उनको ये लगेगा सर गोरखपुर में तो पहाड़ी है ही नहीं। तो याद रखिए, कभी ना कभी पहाड़ी रही होगी और उसे डुडवा पहाड़ी ही कहा जाता था। तो एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए ये आपके सामने आया हुआ है। तो चलिए, सतपुड़ा, विंध्याचल, शिवालिक या फिर लघु हिमालय। तो याद रखिएगा, जो लघु शिवालिक हिमालय या शिवालिक पहाड़ी का जो हिस्सा है गोरखपुर आते आते उसको डुडवा पहाड़ी कहा जाता है, यानी 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए 6 नंबर है, पूछा है कि यमुना की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है? तो चलिए मैप से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो पश्चिम से पूर्व आना है, यानी इधर से आपको इस साइड में आना है। तो चंबल, यहाँ बीच में कहीं आपको मिल जाएगा आपको सिंध, एक नदी आती है सिंध, फिर आपको बेतवा, और फिर आपको मिलेगा केन। यानी चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये क्रम हो गया आपका पश्चिम से पूर्व। तो ऑप्शन देखते हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये आपको मिला ऑप्शन नंबर 2 में। तो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन एकदम आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और 7 नंबर पूछा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में आपको बताना है प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई। लखनऊ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद या फिर गाजियाबाद में। तो याद रखिएगा, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही चुना है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संग्रहालय के बारे में। एक बात याद रखिएगा मित्र, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर यूपी जीके से पूछा होगा तो इस प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं जरूर आएगा और उसको पूरे डिटेल में समझाया जाएगा, ताकि अगर उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो उसके लिए आप कन्फ्यूजन में ना रहें। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। तो राजकीय संग्रहालय मथुरा, जिसकी स्थापना 1874 में हुई है, और यहाँ पे कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन है ये बन सकता है कि कुषाण और गुप्तकालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश
कि किस संग्रहालय में है, तो राजकीय संग्रहालय मथुरा में। चलिए, राजकीय संग्रहालय जो लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1863 में हुई है और यह प्रदेश की सबसे पुरानी संग्रहालय है जिसका नाम है राजकीय संग्रहालय। और यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत पुस्तक रखी गई है। ठीक है, चलिए, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, तो आपको पता है कि कन्नौज में प्रतिहार वंश के शासकों का राज रहा है, तो याद रखिएगा वहाँ पे कि कलाकृतियों को रखा गया है प्रतिहार वंश के। सारनाथ संग्रहालय, यहाँ भारत का प्रतीक चिन्ह रखा गया है जैसे आपको पता है। मोतीलाल नेहरू संग्रहालय लखनऊ में आपको मिलेगा। रेलवे संग्रहालय वाराणसी में। पुलिस संग्रहालय, जो आपके क्वेश्चन का आंसर था, गाजियाबाद में। पशु स्मारक संग्रहालय मेरठ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण संग्रहालय लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में। छत्रपति शिवाजी संग्रहालय आगरा में। इसको पहले खोला गया था तो इसका नाम था मुगल संग्रहालय। और जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में। और पांचाल इतिहास संग्रहालय आपका मिलेगा बरेली में। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में बांसखेड़ा, एक ऐतिहासिक स्थल है बांसखेड़ा, वो कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है, या फिर बरेली में, या फिर शाहजहां, या फिर बागपत। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो बांसखेड़ा शहर है वो शाहजहांपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का बांसखेड़ा शहर शाहजहांपुर में। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक स्थल कौन कहाँ स्थित है। तो याद रखिए, बांसखेड़ा शाहजहांपुर में। और यहीं अगर नाम दे दें अतरंजी खेड़ा कहाँ स्थित है, तो एटा में। आलमगीरपुर मेरठ जिले में है। चुनार में मिर्ज़ापुर है। देवगढ़ कहाँ है, तो ललितपुर में है। देवबंद, यहाँ याद रखिएगा, देवबंद सहारनपुर में और देवगढ़ आपका ललितपुर में। इसी संबंधित देवा शरीफ बाराबंकी में, जहाँ देवा शरीफ जी का मेला लगता है। नैमिषारण्य सीतापुर, अहिछत्र बरेली, पांचाल बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र पहले पांचाल के नाम से जाना जाता था। कालिंजर किला बांदा में है। कालपी जालौन में है। भीतरी गाजीपुर में और भीतरगांव कानपुर में। फिर यहाँ ध्यान देने लायक बात आ गई कि भीतरी जो है वो गाजीपुर में है और भीतरगांव आपका कानपुर में है। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ में। बिट्ठूर कानपुर में और विंध्याचल आपका मिर्ज़ापुर में स्थित है। हुलास सहारनपुर, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, पटियाली यानी कासगंज, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद और जिगर गोरखपुर। तो ये कुछ कवियों के नाम दे दिए गए हैं, उनके जन्म स्थान से संबंधित दे दिया गया। तो अमीर खुसरो, पटियाली, कासगंज बिल्कुल सही है। मिर्जा गालिब आगरा, कोई दिक्कत नहीं है। जोश मलिहाबाद। जिगर, तो जिगर जो होता है वो मुरादाबाद के थे, तो इनको कहा जाता है जिगर मुरादाबादी। हाँ, गोरखपुर अगर आपसे पूछेगा तो गोरखपुर में आते हैं जिनका नाम है फिराक गोरखपुरी। नाम आपने सुना होगा फिराक गोरखपुरी जी का। और अगर पूछा गया फिराक गोरखपुरी जी का मूल नाम क्या है, कई बार क्वेश्चन आ गया है, तो याद रखिएगा इनके मूल नाम हो जाएगा रघुपति सहाय। तो यहाँ याद रखने लायक है कि जिगर जो है वो गोरखपुर के नहीं है। हाँ, फिराक गोरखपुरी अगर पूछेगा तो गोरखपुर, और जिनका मूल नाम क्या है तो रघुपति सहाय है। और जिगर मुरादाबादी यानी मुरादाबाद से ये संबंधित थे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बात समझने लायक यहाँ पे ये है, तो आपसे ये नहीं पूछा है कि उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार जो है वो नोएडा को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के 100 इंडो को। यहाँ पूछा है पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, तो याद रखिए गोरखपुर, बाराबंकी, फैजाबाद या प्रयागराज। तो याद रखिएगा जो बाराबंकी में एक जगह है दरियागंज, बाराबंकी में एक जगह है दरियागंज, जहाँ से आप पूर्वांचल में प्रवेश करते हैं, इसीलिए बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। याद रखिए बाराबंकी को देवनगर के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि ऊपर अभी ऐतिहासिक स्थल में बताया गया है, यहाँ पे हाजी वारिस अली शाह की, हाजी वारिस अली शाह का दरगाह भी है। तो उत्तर प्रदेश का
या फिर पूर्वांचल का प्रवेश द्वार आपका क्या कहलाएगा, बाराबंकी। तो ये जो हिस्सा है इसको पूरा का पूरा पूर्वांचल कहा जाता है और यही आपका बाराबंकी में एक जगह है दरियागंज, इसीलिए इसको पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है आपसे कि भाई उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। तो शारदा सहायक नहर, पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर या फिर आगरा नहर। तो सोच समझ के आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही चुना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर का नाम हो जाएगा पूर्वी यमुना नहर। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के नहरों के बारे में। चलिए, तो पूर्वी यमुना नहर 1440 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी और यह सहारनपुर के फैजाबाद से निकलती है। ध्यान देने लायक बात यह है, ये फैजाबाद जो है ये ज़िले का नाम नहीं है, ये सहारनपुर में एक जगह है जिसे कहा जाता है फैजाबाद, वहाँ से ये निकलती है और यह प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है जैसे कि ऊपर आपको बताया गया है और इसका निर्माण 1830 में किया गया है। सही कहा गया, तो 1830 में इसका पुनरुद्धार हुआ था। कहा जाता है यह नहर शाहजहाँ के ज़माने से ही चली आ रही है। ठीक है, चलिए आगरा नहर जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, यह दिल्ली के ओखला से निकलती है और यह नहर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से होकर बहती है। इसका निर्माण 1874 में किया गया। शारदा नहर जो शाखाओं सहित लंबाई है 12,368 किलोमीटर है, यह शारदा नदी से पीलीभीत वनमसा नामक स्थान से निकलती है। इसका निर्माण 1920 से 1928 तक हुआ और यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। यानी शारदा सबसे बड़ी नहर है और पूर्वी यमुना सबसे पुरानी नहर है। सरयू नहर परियोजना तो यह घाघरा नदी से निकलती है और घाघरा और राप्ती दोनों नदियों से पानी लेके चलती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। पूछा है आपसे कि उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है। राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती या फिर जगदम्बिका पाल। तो सबसे कम कार्यकाल तो यहाँ आंसर हो जाएगा जगदम्बिका पाल, मात्र 13 दिन रहे थे ये जगदम्बिका पाल जी। चलिए आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। तो अगर पूछा गया उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तो सबको पता होना चाहिए गोविंद बल्लभ पंत, 1937 से 1939। दूसरी बार जब बने तो 1946 से 1954। याद रखिएगा प्रथम मुख्यमंत्री तब भी गोविंद बल्लभ पंत और उत्तर प्रदेश या भारत की आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को कौन था, तब भी गोविंद बल्लभ पंत। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हीं दोनों के बीच में डेट आएगा वो। दूसरे मुख्यमंत्री संपूर्णानंद, तीसरे मुख्यमंत्री चंद्रभानु। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो नाम हो जाएगा सुचिता कृपलानी जी और 1963 से लेकर 1967 तक रहेंगी। याद रखिएगा भारत के किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री वो भी थी सुचिता कृपलानी जी। उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री नाम हो जाएगा मायावती, लेकिन इसके यहाँ से याद रखने लायक ये बात है यह प्रदेश की सर्वाधिक बार बनने वाली मुख्यमंत्री भी थी और कितनी बार बनी है तो 4 बार। ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ और भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो तो नाम हो जाएगा आपका ND तिवारी, पूरा नाम नारायण दत्त तिवारी। और 2 राज्य के कैसे, तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश थे और जैसे ही उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड के भी बन गए, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के। उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के बनने वाले मुख्यमंत्री तो याद रखिएगा अखिलेश यादव। उम्र कितना था उस समय, 39 साल और 2012 में ये बने थे। तो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री की बात करेंगे वर्तमान में तो अखिलेश यादव बने थे। सबसे कम कार्यकाल जगदम्बिका पाल जो आपके क्वेश्चन का आंसर था 1998 में बने और मात्र 13 दिन बाद इनको हटा दिया गया। वर्तमान मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं जो मार्च 2017 से अब तक हैं। योगी आदित्यनाथ जी क्रम के अनुसार 33वें तथा व्यक्ति क्रम के अनुसार 21वें, यानी पद क्रम के अनुसार 33 नंबर और व्यक्ति क्रम के अनुसार 21 नंबर। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, पूरा डिटेल आपको बताया जा रहा है। याद रखिएगा मित्र, जो भी जैसे अगर लेखपाल का आपका वैकेंसी आ जाती है तो विलेज डेवलपमेंट एंड सोसाइटी का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है। यूपीजी के आपको बढ़िया से पढ़ाया ही जा रहा है और हिंदी भी आपको पूरे डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा। योजना से संबंधित क्लास अभी भी
इस चैनल पे चलाई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा, आपके एग्ज़ाम तक आपका साथ देने का वादा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम एक चित्र है, इसकी रचना किसने की, यही आपको बताना है। तो महेंद्र नाथ सिंह, नंद किशोर शर्मा ने, शिवनंद नौटियाल ने या विश्वनाथ मेहता ने। तो याद रखिएगा सत्यम शिवम सुंदरम जो चित्र है इसकी रचना की थी शिवनंदन नौटियाल जी ने की है। तो यानी 13 का आंसर आपका हो जाएगा सी। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत पूछा है भाई। तो आल्हा, बिरहा, बिरहा तो पूर्वांचल का हो जाएगा। पूछा है इसमें बुंदेलखंड का, तो याद रखिएगा रसिया ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा और लगुरिया भी ब्रज क्षेत्र का। तो जो आल्हा है ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड का। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से कौन सा लोकगीत संबंधित है। तो ब्रज क्षेत्र में झूला, होली, लगुरिया, फाग और रसिया, ये सब जो लोकगीत है ये ब्रज क्षेत्र में होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रागनी, ढोड़ा और पूरन भगत, पूरन भगत पूछा हुआ है एक बार, कहाँ होता है, आंसर था आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अवध क्षेत्र में नटका और कवाली, पूर्वांचल में जैसे ऊपर बताया गया है बिरहा और सोहर, मिर्ज़ापुर में कजरी, बुंदेलखंड याद रखिएगा पावरा, हरदौल, आल्हा, दीवारी और कुहारा, और रुहेलखंड में लावड़ी और एक गीत है आपका लोकगीत 72वीं। तो ये थे कुछ लोकगीत और उनसे संबंधित क्षेत्र उत्तर प्रदेश के। चलिए ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो आपको बताना है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में या फिर अप्रैल में। तो याद रखिएगा ताज महोत्सव जो है वो फरवरी में मनाया जाता है, फरवरी में मनाया जाता है। आइए देखते हैं एक मिनट, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव। तो याद रखिएगा ताज महोत्सव जो आगरा में मनाया जाता है कब से प्रारंभ हुआ है, तो 1992 से प्रारंभ हुआ है। यह महोत्सव प्रतिवर्ष फरवरी माह में मनाया जाता है। शुल्कुलाह उत्सव आगरा में मनाया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया। यह महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मनाया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश के ऐसे महोत्सव का नाम बताइए जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका शुल्कुलाह। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में, कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में, मगहर महोत्सव संत कबीर नगर में, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, सैफई महोत्सव इटावा में, रामबरास उत्सव आगरा में, सरगना उत्सव मेरठ में, काशी गंगा महोत्सव वाराणसी में और कल्की महोत्सव आपका हो जाएगा संभल में। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। यानी उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक गेहूं होता है, आजमगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज या फिर प्रतापगढ़। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है सूची 1 से सूची 2 को सही सुमेलित करना है तथा कोट से सही कोट चुनिए। बमरौली, चकेरी, हिंडन, गाजियाबाद, रायबरेली। याद रखिए इधर जो दिया हुआ है ये कुछ हवाई अड्डों के नाम हैं और इधर उससे संबंधित शहर या ज़िले हैं। देखिए बमरौली ये तो प्रयागराज में आपको मिलेगा, चकेरी कानपुर में, हिंडन गाजियाबाद में और फुर्सतगंज हिंडन गाजियाबाद और फुर्सतगंज रायबरेली। यानी 4, 3, 2 और 4, 3, 1 और 2। तो आंसर होना चाहिए 4, 3, 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए देखते हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे अमौसी हवाई अड्डा कहा जाता था, ये कहाँ पे है, तो लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा कहा जाता है, तो वो वाराणसी में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में, हिंडन वायुसेना केंद्र गाजियाबाद में, सारसवा वायुसेना केंद्र सहारनपुर में, ताज
जिसे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा कहाँ है तो गौतम बुद्ध नगर में। कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा आपका हो जाएगा मेरठ में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है जिले का नाम और मुख्यालय। तो संत कबीर नगर का खलीलाबाद बिल्कुल सही है, कौशाम्बी का मंझनपुर, जालौन का उरई बिल्कुल सही है, अमेठी का लिखा है मुसाफिर खाना, ये बिल्कुल गलत है। अमेठी जिले का मुख्यालय आपको मिलेगा गौरीगंज, ना कि मुसाफिर खाना। तो गौरीगंज है इसका। तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और अधिकतर जिलों के नाम से ही उनका मुख्यालय है। कुछ जिले ऐसे हैं जो जिले से भिन्न है, तो याद रखिएगा ऐसे जिले जो जिनका भिन्न है मुख्यालय नाम। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। अमेठी का मुख्यालय आपको गौरीगंज में, जैसा ऊपर बताया गया है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में, कौशाम्बी का मंझनपुर, अकबरपुर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, संभल का पवासा, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई और भदोही का ज्ञानपुर। तो ये कुछ ज़िले हैं जिनका मुख्यालय भिन्न है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण आपसे पूछा है किसने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रजिया सुल्तान या फिर इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा है 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई। आगरा, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, बनारस या फिर इलाहाबाद, जिसे वर्तमान प्रयागराज कहा जाता है। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना आपसे पूछा है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई है बनारस में। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में। तो उत्तर प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो अगर पूछा है काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, स्थापना 1916 में, जिसके संस्थापक कौन थे तो मदन मोहन मालवीय। इसके पहले कुलपति का नाम राय बहादुर शाह सुंदरलाल। यह राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1917 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया, यानी स्थापना हुआ 1916 में और उसी के एक साल बाद 1970 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, स्थापना 1920 में, जिसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान है। इसका पुराना नाम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1875 में हुई। 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया और उसी के एक साल बाद, जैसे ऊपर है, 1920 में नाम किया गया और 1921 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसे दर्जा दे दिया गया। प्रयागराज विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई है, यह देश का पहला सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है प्रयागराज विश्वविद्यालय। इसकी शुरुआती नाम सेंट्रल कॉलेज था। 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसे दर्जा दिया गया और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2014 में हुई और झांसी में इसका स्थापना हुआ। यह प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सैंधव सभ्यता का विकास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो सैंधव सभ्यता का विकास आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा या दमदमा या फिर चंदौली। तो चलिए देखते हैं पहले कुछ। अगर पूछा गया कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे मेरठ में। ऊपर बताया गया है भाई आलमगीरपुर आपका मिलेगा मेरठ में। अतरंजी खेड़ा तो बताया गया है आपका एटा में। वहीं पे आपको बताया गया था बांसखेड़ा शाहजहाँपुर में। दमदमा तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, ये तो हरियाणा से संबंधित है। और चंदौली एक जिला है। तो पूछा सैंधव सभ्यता, तो याद रखिएगा आलमगीरपुर जो मेरठ में स्थित है, ये सैंधव सभ्यता के विकास से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज के हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। बांसुरी से, ढोलक से, हारमोनियम से या सरोद। तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि सर हरिप्रसाद चौरसिया जो बजाते हैं वो बांसुरी बजाते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक विस्तृत पश्चिमी बिहार का नाम बताना है।
समान पक्षी विहार जो मैनपुरी में है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, लाख बहोसी पक्षी विहार अया सांडी पक्षी विहार। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पक्षी विहार विस्तृत पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है, तो आंसर हो जाएगा लाख बहोसी पक्षी विहार। अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ पक्षी विहार के बारे में। तो याद रखिएगा नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में है, इसकी स्थापना 1984 में हुई है और इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, और यह प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश के पहले पक्षी विहार का नाम तो नवाबगंज पक्षी विहार या फिर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार हो जाएगा। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में 80 वर्ग किलोमीटर की जिसकी लंबाई है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर था। पटना पक्षी विहार एटा में 1 वर्ग किलोमीटर का है और यह प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, सबसे छोटा पक्षी विहार। तो पहला नवाबगंज, बड़ा लाख बहोसी, छोटा पटना पक्षी विहार। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में, सुहागी वर्मा पक्षी विहार महाराजगंज में, विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर और महोबा में, सुरहा ताल यानी लोकनायक पक्षी विहार आपका बलिया में, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, भीमराव अम्बेडकर प्रतापगढ़ में, जिसका पुराना नाम बेती पक्षी विहार है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस नदी को चर्चित शालिग्राम पत्थर प्राप्त होते हैं, यानी किस नदी में चर्चित शालिग्राम पत्थर प्राप्त होते हैं, आपसे पूछा है। धौली गंगा, गोमती, गंडक या शारदा। तो याद रखिएगा जो गंडक नदी है, गंडक नदी जो नेपाल से निकल के महाराजगंज में प्रवेश करती है, उसमें आपको मिलता है शालिग्राम पत्थर। आइए देखते हैं। यह नेपाल धौलागिरी पहाड़ी के नुआइन ग्लेशियर से निकलती है गंडक नदी और महाराजगंज में प्रवेश करती है। तो याद रखने लायक है कि गंडक नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो महाराजगंज। यह नदी को नारायणी, गंडक को नारायणी भी कहा जाता है और शालिग्राम पत्थर बहाकर लाने के कारण इसे शालिग्रामी भी हम कह देते हैं। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर। ये तो आप बता सकते हैं, कई बार क्वेश्चन अभी ऊपर ही आया था डिटेल में अगर देखे होंगे। तो किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा यानी बाराबंकी में मेला लगता है, तो आपको पता है वारिस अली शाह। ये तो 2 बार अभी ऊपर ही आ गए हैं, तो डिटेल जब बता रहे थे क्वेश्चन का तब। उत्तर प्रदेश में कागज का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में कागज मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर या फिर सोनभद्र। तो कागज का प्रमुख केंद्र हो जाएगा आपका सहारनपुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 का सी। चलिए अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो याद रखिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, तो खड़ी बोली में ही इन्होंने अग्रगामी भूमिका निभाई थी। चलिए 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो याद रखिएगा महिला जो थी पहली श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने की थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो आंसर आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से सदानीरा नदी नहीं है। तो याद रखिएगा सदानीरा उसे कहा जाता है कि ऐसी नदी जिसमें हमेशा पानी रहता हो। तो याद रखिए जो नदी हिमालय से निकलती है उसे आप सदानीरा कह सकते हैं, और जो नदी हिमालय से नहीं निकलती है उसे सदानीरा नहीं होता है। यानी दक्षिणी क्षेत्र से जो नदियाँ आती हैं वो सदानीरा नहीं है। तो अलकनंदा हिमालय से निकलती हैं, भागीरथी भी निकलती है, यमुना भी, लेकिन चंबल जो है वो दक्षिणी क्षेत्र से आती है, तो इसमें पूरे साल पानी नहीं रहता है, इसीलिए इसको सदानीरा आप नहीं कह सकते हैं। यानी 29 का आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और यह आज का लास्ट प्रश्न होगा। एक बात याद रखिएगा, यूपी जीके का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें यूपी जीके आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एक बेहतरीन श्रृंखला शुरू की गई है जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में 30-30 क्वेश्चन पूरे डिटेल में कम समय में ज़्यादा समझाने का आपको प्रयास किया जाता है। अगर आप बीपीओ और लेखपाल का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो इस चैनल पे योजना से बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, योजना से संबंधित प्रश्न। और जैसे ही आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन आता है तब आपको विलेज डेवलपमेंट सोसाइटी का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट यहाँ तैयार करके दिया जाएगा। तो आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो याद रखिएगा अगर पूर्व से पश्चिम पूछता है तो 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण पूछता है तो
40 किलोमीटर। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है पूर्व से पश्चिम, तो आंसर हो जाएगा आपका बी 650 किलोमीटर। तो ये थे आज के 30 बेहतरीन प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।